हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक वेन डायग्राम जनरेटर। पर उसे पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज हमें होनी चाहिए। ओके, तो हम पहले देखते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी बॉडी को हमें चार्ज करना है बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। ओके, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें दो बॉडीज लेते हैं। ए क्या है हमारे पास में, इंड्यूसिंग बॉडी है, और बी क्या है, इंड्यूस्ड बॉडी है। ओके, ए जो बॉडी है ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। और ये जो बी बॉडी है ये क्या है, इनिशियली न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, बी बॉडी को ए बॉडी के पास में रख दिया। ओके, तो क्या होगा कि ए बॉडी क्या करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस साइड पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड पे क्या जाएगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज। ओके, यानी क्या हो जाएगा, चार्ज का सेपरेशन हो जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस बी के पॉजिटिव पार्ट को कनेक्ट कर देंगे अर्थ से। ओके, ये हमने क्या कर दिया, इसे अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अब अर्थ के पास क्या है, इनफाइनाइट चार्ज है। तो अर्थ क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई कर देगा। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा तो ये पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ओके, तो बी का ये वाला पार्ट क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे अर्थिंग से रिमूव कर देंगे। क्लियर। जैसे अर्थिंग से रिमूव करेंगे तो इस वाले पार्ट पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि ए बॉडी क्या थी, इंड्यूसिंग बॉडी, इस पे चार्ज का था, पॉजिटिव चार्ज था। बी को हमने इसके पास में रखा तो बी पे चार्ज क्या आ गया, बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज आ गया। इट मीन्स इंडक्शन में क्या होता है, इंड्यूस्ड बॉडी पे इंड्यूसिंग बॉडी का जस्ट अपोजिट चार्ज आता है। ओके, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पर चार्ज क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, तो क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर चार्ज क्या है, नेगेटिव है। क्लियर। तो ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। एक तो हमें ये पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। ये मान लीजिए कंडक्टिंग सरफेस है, यानी कंडक्टर है। ओके, अगर इसको हम बाहर से कोई चार्ज देंगे तो क्या इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, नहीं होगा, क्योंकि बॉडी क्यों है, कैसी है, अनसिमेट्रिकल है। कहीं पे चार्ज ज़्यादा होगा, कहीं पे चार्ज कम होगा। क्लियर है। बट पोटेंशियल पूरी सरफेस पे क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर के बारे में पढ़ा था। क्लियर। इसमें हमने फिर पॉइंट क्या पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर की सरफेस पे थ्रू आउट का होता है पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। क्लियर। तो देखिए हम पोटेंशियल फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है स्फेरिकल सरफेस से। ओके, तो यहाँ पे मुझे इस सरफेस का पोटेंशियल और इस सरफेस का पोटेंशियल हम जानते हैं क्या होगा, इक्वल होगा। क्लियर। पर यहाँ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, कैपिटल आर, यहाँ का कितना है, स्मॉल आर। ओके, तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि किस किस सरफेस का जो चार्ज डेंसिटी है वो ज़्यादा होगा। ओके, तो देखिए वी इक्वल टू क्या फॉर्मूला, के क्यू बाय आर। के को हम क्या लिखेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। और हमें पता है सिंस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू ए। तो वी इज इक्वल टू क्या बन गया, सिग्मा इंटू ए अपॉन 4 एप्सिलॉन इंटू आर। एरिया, इसका एरिया कितना होगा, 4 πr², ये स्फेरिकल सरफेस है। ओके, तो 4 πr² अपॉन 4 π इंटू आर। 4 π से 4 π कैंसिल, एक आर से एक आर भी कैंसिल, तो v इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा इंटू आर। अब v पूरी सरफेस पे कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इट मीन्स सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। सिग्मा इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से देखिए सिग्मा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट डिवाइड बाय आर। इसका मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा होगा तो सिग्मा क्या होगा, कम होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा तो सिग्मा ज़्यादा होगा। और हम यहाँ देख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका कम है, शार्प एज का कम है। ओके,
इसका मतलब यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके, और हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा क्या होता है, लोकल चार्ज डेंसिटी। क्लियर। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E प्रोपोर्शनल टू क्या है, सिग्मा। तो अगर सिग्मा अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, तो अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस पे शार्प एजेस है तो शार्प एज पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी बहुत हाई हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 310⁶ वोल्ट पर मीटर तक अगर पहुंच गई तो उसके आसपास की एयर क्या होती है, आयनाइज हो जाती है। यानी इस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लियर। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता है तो एयर में भी चार्ज क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्लियर। तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर। दोस्तों हमने पढ़ा कि अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस पर शार्प एजेस हैं तो उसके चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। क्लियर। तो उसके आसपास की एयर क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी। इसे हम कहते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्लियर। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसमें हमारे पास एक चार्ज बॉडी है, इसको चार्ज कितना है, क्यू है। क्लियर। इसे हमने इंक्लोज कर दिया किसी हॉलो मेटेलिक शेल के अंदर, और हमने क्या करा, इसको इंटरनली आपस में कनेक्ट भी कर दिया। क्लियर। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो चार्ज क्यू है ये सारा कहाँ जाएगा, इस हॉलो मेटेलिक शेल के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर। इसका प्रूफ भी देख लेना। अगर मान लीजिए ये चार्ज बाहर नहीं आता है, यहीं पे रहता है, अंदर कोई चार्ज है मान लीजिए। क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। क्लियर। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बना देंगे। तो रेड वाली क्या है, गॉसियन सरफेस है। क्लियर। तो इस गॉसियन सरफेस में क्या करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ वी नो दैट क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब हम जानते हैं किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इनक्लोज चार्ज कितना आ गया, जीरो आ गया। ओके, इट मीन्स इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो इनक्लोज चार्ज है वो कितना है, जीरो है। अगर इसके अंदर इनक्लोज चार्ज जीरो है तो चार्ज गया कहाँ, सोचने वाली बात है। तो ये सारा चार्ज कहाँ आ गया, इसका मतलब इस होलोमेट्रिक सरफेस के आउटर सरफेस पे आ गया। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा कि अगर किसी चार्ज बॉडी को किसी होलो मेटेलिक शेल के अंदर रख देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं, तो क्या होता है, इस बॉडी का सारा चार्ज इस होलो मेटेलिक शेल के आउटर सरफेस पे आ जाता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर। तो अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसको हम अप्लाई करेंगे इस पे, वेन डी ग्राफ जनरेटर पे। ओके, ओके, अब हम देखते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। हम देखते हैं वेन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था। ओके, इट इज़ यूज टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू वेरी हाई एनर्जी। किस काम आता है, चार्ज पार्टिकल्स को वेरी हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करने के काम में आता है। ओके, कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस, जहाँ पे हमें क्या क्या चाहिए होते हैं, वेरी हाई एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल चाहिए होते हैं। ओके, तो वहाँ चार्ज पार्टिकल को हाईली एनर्जाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इस जनरेटर को यूज़ करते हैं। अच्छा, जनरेटर क्यों बोला इसको, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करता है। ठीक है, तो इसके प्रिंसिपल क्या क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल है, हमने डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग सरफेस पे शार्प एजेस है तो उसके आसपास की एयर क्या होती है, आयनाइज होती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो चार्ज डेंसिटी है बहुत हाई होती है।
हमें पता है कि ई प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, सिग्मा होता है। तो अगर चार्ज इंटेंसिटी हाई हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, बहुत हाई हो जाएगी। और अगर ये इंटेंसिटी 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर तक पहुंच गई तो उसके आसपास की एयर क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है। ओके, तो अगर इस पे चार्ज पॉजिटिव है तो इसके पास पे जो एयर है उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव जाएगा। क्लियर, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है कि अगर किसी चार्ज बॉडी को अगर हम हॉलो मेटेलिक शेल में इंक्लोज करते हैं, ठीक है, हॉलो मेटेलिक शेल अगर हम इसमें इंक्लोज करते हैं तो ये सारा चार्ज इस बॉडी का, मान लीजिए चार्ज कितना है, क्यू है, तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा, इस हॉलो मेटेलिक शेल के आउटर सरफेस पर जाएगा। क्लियर, तो ये दो प्रिंसिपल है किसके, वेन डे ग्राफ जनरेटर के। अब इसका हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है देखिए, यहाँ से हम दे रहे हैं इसको हाई टेंशन सप्लाई, अप्रॉक्सीमेट 10⁻⁴ वोल्ट तक हम इसको सप्लाई दे रहे हैं। ओके, इसका पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, C1 से। C1 क्या है यहाँ पे, स्प्रे कॉम है। ओके, तो इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसके आगे हम देख रहे हैं P1 क्या है, पुली है, ये कनेक्टेड है किससे, मोटर से कनेक्टेड है। ओके, अब ये क्या है, एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, किसकी बनी होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल की, लाइक रबर और सिल्क। अब ये क्या है, C2, C2 क्या है, कलेक्टिंग कॉम, ये कलेक्टर कॉम। यहाँ पे जो भी चार्ज आएगा उसको कलेक्ट कर लेता है, इसलिए बोलते हैं इसको कलेक्टर कॉम। ओके, P2 क्या है, ये भी पुली है, ये बेल्ट इस दो पुली के ऊपर क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अब D क्या है, यहाँ पे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, यहाँ पे क्या है, सोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। हमें यहाँ के चार्ज को क्या करना है, एक्सीलरेट करना है हाई एनर्जी तक। तो कुल मिला के हमें करना क्या है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है उसे हाई एनर्जी तक एक्सीलरेट करना है। ओके, इसके ऊपर हमने क्या लग रहा है, एस क्या है, हॉलो मेटेलिक स्फीयर है। ओके, और इस पूरे जनरेटर को हमने एक स्टील चैम्बर में इंक्लोज कर रखा है। इसके अंदर हमने क्या कर रखा है, गैसेस फिल कर रही है अंडर हाई प्रेशर। ओके, ये गैसेस क्यों फिल कर रखी है, ताकि यहाँ पे चार्ज आएगा एटमॉस्फेयर में लीकेज ना हो, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे गैसेस फिल कर रखी है अंडर वेरी हाई प्रेशर। ओके, और इस हाई प्रेशर को झेलने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉडी चाहिए, तो हमने कैसा चैम्बर बनाया, स्टील का चैम्बर बनाया। ओके, तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। और इसकी वर्किंग समझते हैं, वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यह हो क्या रहा है, हमने इस C1 को कनेक्ट कर रखा है हाई टेंशन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो उस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया इस कलेक्टर कॉम के सरफेस पे। और हमने पढ़ा है बस बाईपास प्रिंसिपल, यहाँ क्या होगा, कोरोना डिस्चार्ज होगा। तो अगर इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके आसपास के जो एयर है इस पर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, तो इस C1 के पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास के जो एयर है उसके पॉजिटिव चार्ज पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। ओके, C1 का पॉजिटिव चार्ज और इसके आसपास की जो एयर है इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है बाय कोरोना डिस्चार्ज, तो इनमें क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्लियर, तो जो एयर का पॉजिटिव चार्ज है वो किस पर आ जाएगा, इस बेल्ट पर आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि ये बेल्ट ऊपर जा रही है तो ये पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी और कहाँ लेके जाएगी इसको, पुली P2 तक। तो हमारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ गया, पुली P2 तक आ गया। ओके, पुली P2 तक आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास वाली सरफेस क्या है, न्यूट्रल है। क्लियर, तो हमने पढ़ा था इंडक्शन में क्या होता है, अगर किसी चार्ज बॉडी को हम अनचार्ज बॉडी के पास पे रखते हैं तो अनचार्ज बॉडी पे क्या आता है, इस बॉडी का जस्ट अपोजिट चार्ज, अगर ये पॉजिटिव है तो उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडक्शन होगा, तो बाय इंडक्शन इन शार्प एजेस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, उसके जस्ट पीछे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर, एक साइड क्या हो गया, सारा नेगेटिव चार्ज आ गया, उसके पीछे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर? तो यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा? इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर के आउटर सरफेस पे बाय सेकंड प्रिंसिपल। ओके, हमने पढ़ा है किसी चार्ज बॉडी को अगर हॉलो मेटेलिक सरफेस के अंदर रखते हैं तो सारा चार्ज कहाँ आता है? इस हॉलो मेटेलिक शेल के आउटर सरफेस आ जाता है। ओके, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा? ये सारा चार्ज इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर के आउटर सरफेस पे आ जाएगा। ओके, अब देखिए इस साइड क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है शार्प एजेस पे, इसकी भी इंटेंसिटी क्या होगी? वेरी हाई हो जाएगी ड्यू टू फर्स्ट प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या होगा? कोरोना डिस्चार्ज होगा, तो इसके आसपास की एयर भी क्या हो जाएगी? आयनाइज हो जाएगी, उस पर चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो C2 का नेगेटिव चार्ज और इसके आसपास की एयर का नेगेटिव चार्ज, इनमें आपस में क्या होगा? रिपल्जन होगा। तो एयर का जो नेगेटिव चार्ज है वो किस पर आ जाएगा? पुली P2 पर आ जाएगा। और पुली P2 पे चार्ज क्या? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा? न्यूट्रल होगी। तो न्यूट्रलाइज बेल्ट कहाँ आ गई? नीचे आएगी। ओके, कहाँ आएगी? पुली P1 पे आ जाएगी। वापस से इसको हम C1 से पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट करेगी, फिर C2 पे आएगी, फिर यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर इंटरनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हम देखेंगे धीरे धीरे क्या होगा? इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर की आउटर सरफेस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? और एक टाइम बाद हम देखेंगे कि ये चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने पढ़ा है V इक्वल टू क्या होता है? KQ/R होता है। अगर Q बढ़ेगा तो V भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो इस हॉलो मेटेलिक स्फीयर के आउटर सरफेस पे क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बढ़ जाएगा। क्लियर? तो हाई पोटेंशियल जनरेट हो गया यहाँ पे। ओके, अब यहाँ हमारा क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पॉजिटिव चार्ज का सोर्स है। क्लियर है? तो पॉजिटिव में क्या होना चाहिए? रिपल्जन होना चाहिए। और क्योंकि हम जानते हैं K इक्वल टू क्या होता है? Q डेल्टा V। ओके, यानी K इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। क्लियर? तो यहाँ वेरी हाई पोटेंशियल डेवलप होने के कारण क्या होगा? इस सोर्स ऑफ पॉजिटिव आयन पे एक बहुत हाई एनर्जी डेवलप हो जाएगी। इसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी और ये बहुत हाई एनर्जी से क्या होगा? टारगेट को हिट करेगा। ओके, तो हमारा गोल क्या हो गया? अचीव हो गया। हमें ये करना था कि इस पॉजिटिव चार्ज को हाईली एक्सेलरेट करना था। ओके, तो ये होता है इसका वर्किंग। क्लियर? अब इसका लिमिटेशन क्या है कि इसको हम न्यूट्रल चार्ज लाइक न्यूट्रॉन, उसको हम एक्सेलरेट नहीं कर सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि न्यूट्रॉन पे क्या है? कोई चार्ज होता ही नहीं। तो फिर क्योंकि चार्ज ही नहीं है उसके ऊपर, तो एक्सेलरेट होगा ही नहीं। ओके, चार्ज की वैल्यू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? जीरो होगी। क्लियर? तो ये होता है वेन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसको आप अच्छे से स्टडी करें। ओके, थैंक यू।